Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In the upcoming lecture, we would discuss the Romantic age. We would talk about the Romanticism and some of the characteristics of Romantic literature. Then we would talk about the Romantic poetry, and it will be followed by Romantic prose. So let's start with it. जो रोमांटिसिज्म है बेटा, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है. और एज यू ऑल नो, ये जो रोमांटिसिज्म था, ये जो आपकी प्रिसीडिंग एज है, इससे पहले वाली जो एज ऑफ रीजन या जिसको हम एज ऑफ न्यू क्लासिज्म कहते हैं, उसके रिएक्शन में ये जो मूवमेंट है ये आई थी. तो उसी तनाजुर में आपने इसको देखना है. रोमांटिसिज्म की पहले डेफिनेशन देखें. रोमांटिसिज्म में भी डिफाइन, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसकी हम तारीफ कर सकते हैं एज द डोमिनेंस ऑफ इमोशनल लाइफ. कि इसमें डोमिनेंस थी, इसमें उरूज था या इसमें बढ़तरी थी इमोशनल लाइफ की. यानी इंसान इमोशनल होकर सोचना शुरू हो गया था रादर देन द रैशनल वन. रैशनल मीन्स बेटा जो पिछली एज का हमने बताया था, डिस्कस किया था कि इंसान लॉजिकली सोचना शुरू हो गया था. तो इस एज में लॉजिकली सोचने को छोड़कर वो दोबारा इमोशनल लाइफ की तरफ आ गए थे, इसमें इमोशंस हों, जज्बात हों. तो इट वाज प्रोवोक्ड कि ये जो मूवमेंट है इसको प्रोवोक किया था, ये आई थी बाय द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेटिव विजन. के इस दौर के जो पोइट थे या जो राइटर्स थे, इन्होंने थोड़ा सा इमेजिनेटिवली लिखना शुरू किया. जो पिछले दौर के जो लोग थे, एज ऑफ न्यू क्लासिज्म के, एज ऑफ रीजन के, जो रीजन पे बात करते थे, जो लॉजिक के मुताबिक बात करते थे, उनके पोइट्री में या उनके लिटरेचर में रीजन की कोई जगह या सॉरी इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं थी. तो इन्होंने इमेजिनेशन लेके आए. तो रोमांटिक लोगों के लिए लिटरेचर और पोइट्री वॉज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स और इमोशन. के रोमांटिक्स के लिए जो लिटरेचर था या खासतौर पर जो पोइट्री थी, वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो था. स्पॉन्टेनियस का मतलब खुद ब खुद होने वाला, ओवरफ्लो का मतलब होता है बेटा इजहार पावरफुल फीलिंग्स या इमोशंस का. कि पिछले दौर के जो पोइट्स थे या राइटर्स थे, वो बहुत सोच कर लॉजिकली लिखते थे रीजन के साथ. रोमांटिक पोइट्स जो हैं वो इसके हक में नहीं थे. उन्होंने हमेशा जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत इमोशनल होके, कि खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जो चीज़ें निकलती हैं, उन्होंने उस तरह से लिखा. इट क्लियरली केम इन टू बींग एज अ रिएक्शन टू द न्यू क्लासिसिज्म ऑफ द प्रिसीडिंग एज. ये भी हमने डिस्कस किया कि क्लियरली ये रिएक्शन था पिछली एज के खिलाफ, के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे. हमने इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया है, जिसमें लोग जो हैं, आम जो मिडिल क्लास है, वो उठ खड़ी हुई थी एरिस्टोक्रेट क्लास के खिलाफ. तो रोमांटिक मूवमेंट भी उसके आसपास की है कि ये लोग भी उससे इन्फ्लुएंस हुए थे, और उन्होंने कहा था कि हम लोग अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे और अब हम लोग अपने अंदाज से लिखेंगे. जो मिडिल क्लास है वो ऊपर आई थी. रोमांटिक पोइट्री एग्जिबिट्स एलिमेंट्स ऑफ इमोशन, इमेजिनेशन, escapism, सुपरनेचुरलिज्म, हेलेनिज्म, लव फॉर नेचर एक्सेट्रा. कि इस रोमांटिक पोइट्री में या उसके लिटरेचर में इस तरह के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं. इन एलिमेंट्स का मतलब क्या है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर या पोइट्री के, रोमांटिक लिटरेचर जो था, जो रोमांटिक एज जिसको हम लोग मतलब आप लोग कह सकते हो बेटा कि ये आप लोग की 19वीं सदी थी तकरीबन. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसके जो आपके मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे, उनको आपने समझने की कोशिश करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पोइट्री. कि ये एक रिएक्शन था न्यू क्लासिकल पोइट्री के खिलाफ. न्यू क्लासिकल पोइट्री हमने डिस्कस किया था, जो आपके पोइट था अलेक्जेंडर पोप, वो जिस तरह की पोइट्री किया करता था. तो उस तरह की चीजें न्यू क्लासिकल पोइट्री, जो बहुत मतलब कि आप समझेंगे बहुत लॉजिक के साथ, बहुत सोच समझ के और इस तरह से लिखी जाती थी. तो उसको हम लोग न्यू क्लासिकल पोइट्री कहते थे. बहुत मतलब लॉजिकली रीजन के साथ, इमोशन की गुंजाइश नहीं होती थी, एक स्ट्रक्चर फॉर्म को मतलब कि वो लोग कॉपी करते थे. लेकिन ये उसके खिलाफ एक रिएक्शन था. रोमांटिक पोइट्री कैरीज यूनिक फीचर्स, के इसमें बड़े यूनिक से फीचर्स हैं जो पहले वाली पोइट्री में नहीं थे, विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ पोइट्री, जो इसको बाकी तरह की पोइट्री से डिफ्रेंशिएट करते हैं. इट इज इन एब्सोल्यूट कंट्रास्ट टू न्यू क्लासिकल पोइट्री. ये जो पुरानी पोइट्री थी बेटा, पिछली एज की, पिछली सदी की, उससे बिल्कुल कंट्रास्ट थी, बिल्कुल डिफरेंट थी. न्यू क्लासिकल इज द पोइट्री ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजन. की न्यू क्लासिकल जो पोइट्री थी वो इंटेलेक्ट, जहानत वाली, थोड़ी लॉजिक वाली पोइट्री थी. while romantic poetry is the product of emotions, sentiments and the voice at the heart of the poet. जो हमने डिस्कस किया, रोमांटिक पोइट्री में इमोशंस थे, सेंटिमेंट्स थे, जज्बात थे, एहसासात थे, पोइट के दिल की आवाज थी.
It is a catharsis of poets' emotions, thought, feeling and ideas bound within their hearts. और ये एक तरह का कैथारसिस था. कैथारसिस आप समझते हैं बेटा कि वेंट आउट करना, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना. कि इस पोइट्री में पोइट अपनी फीलिंग बाहर निकालता था, जो कि न्यू क्लासिकल पोइट्री में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा रीजन की, लॉजिक की बात करते थे. इमोशंस को वो लिफ्ट ही नहीं कराते थे बिल्कुल भी. सेकंड, इमेजिनेशन. इमेजिनेशन इज अ हॉलमार्क ऑफ रोमांटिक पोइट्री. हॉलमार्क मीन्स बेटा जो उसका मेन पॉइंट है रोमांटिक पोइट्री का, कि इसमें इमेजिनेशन बहुत ज्यादा थी. इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रोमांटिक पोइट्स. कि ये पार्ट एंड पार्सल था, ये एक हिस्सा था इमेजिनेशन रोमांटिक पोइट्स का. जिस तरह जॉन कीट्स है, कॉलरिज है, पीबी शैली है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अनलाइक न्यू क्लासिकल पोइट्स हु अवॉइडेड इमेजिनेशन, के न्यू क्लासिकल पोइट्स जो थे एलेक्जेंडर पोप जैसे, उनके बरक्स जिन्होंने इमेजिनेशन को अवॉइड किया, रोमांटिक पोइट्स एम्फसाइज्ड इट. रोमांटिक पोइट्स ने इमेजिनेशन पे जोर दिया था एंड डिस्क्रेडिटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन. और उन्होंने रीजन को, लॉजिक को बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया था, उसको बिल्कुल उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी. एंड इंटेलेक्ट और जहानत को इन एनी फॉर्म इन देयर वर्क, अपने किसी भी तरह के वर्क में, क्योंकि लोग थक चुके थे लॉजिकल और इस तरह की चीजें पढ़कर. अब लोगों ने इमोशनल और वो जो कॉमन लोगों के लिखा जाता है, जो दिल से निकलने वाली आवाजें होती हैं, उस तरह की चीजें उन्होंने लिखना शुरू की. कॉलरिज इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये उसकी एक बुक का नाम है कॉलरिज की, रोमांटिक पोइट था. कंसिडर्ड इमेजिनेशन टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हिज पोइट्री. उसने ये कहा था कि इमेजिनेशन मेरी पोइट्री का इंटेग्रल पार्ट है. और जाहिर है बेटा सिर्फ उसकी पोइट्री का नहीं, जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे सबका. थर्ड, नेचर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्योंकि इस पे अलग से सवाल भी आता है, इसलिए मैं आगे मेंशन कर दिया है. हाउ डिड रोमांटिक पोइट्स ट्रीट नेचर इन देयर पोइट्री. रोमांटिक पोइट्स जो हैं वो नेचर को अपनी पोइट्री में कैसे ट्रीट करते हैं, इस पर सवाल अक्सर आ जाता होता है, तो ये अलग से भी आ जाए तो आपको आना चाहिए. A love for nature is another important feature of romantic poetry. कि एक और important feature है, characteristic है romantic poetry की, and came to hold a central position in romantic poets work. जितने भी romantic poet के काम है बेटा, उसमें nature का central role है, कि nature पे बहुत ज़्यादा focus किया उन्होंने. Nature was a source of inspiration, satisfaction and happiness. कि nature एक ऐसा source था इनको इंस्पायर करने का, उनको तसल्ली देने का, उनको खुशी देने का. इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट, कि ये अच्छा होगा यहाँ पे हम मेंशन करें दैट ऑल द रोमांटिक पोइट्स डिफर्ड इन देयर व्यूज अबाउट नेचर. के सारे जो रोमांटिक पोइट्स थे बेटा, उन सब का नेचर के बारे में अपना अपना व्यू था. वर्ड्सवर्थ वाज कंसिडर्ड अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर. वर्ड्सवर्थ जो बेटा लीडिंग पोइट था, रोमांटिक पोइट, यकीनन आप इसको जानते होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, पोइम आपने पढ़ी है अपने सिलेबस में 9th-10th में भी. वो बहुत ग्रेट लवर ऑफ नेचर था एंड रिकग्नाइज इट एज अ लिविंग थिंग. और वो नेचर को एक जिंदा चीज समझता था, एक टीचर की तरह, ये एक गॉड की तरह. ही वॉज द ट्रू एडमायर ऑफ नेचर. नेचर को वो बहुत तारीफ करता था. ही रोट दैट नेचर वॉज, उसने ये लिखा कि नेचर जो है, ये बेटा उसकी पोइम की लाइन है, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट. वो कहता था कि जो नेचर है वो एक एंकर है, वो एक ऐसी गाइडिंग फोर्स है मेरे प्योरेस्ट थॉट्स की, कि जब भी नेचर जो है उसकी वजह से मेरे अंदर जो प्योरेस्ट थॉट्स हैं वो पैदा होते हैं. और वो मेरी नेचर जो है वो मेरी नर्स भी है, मीन्स मेरा ध्यान रखती है, गाइड भी है, मेरा हार्ट की गार्डियन भी है, सोल भी है ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग. जितने भी अच्छे काम मैं करता हूँ वो कह रहा है वो नेचर की वजह से करता हूँ, यानी इतनी इंपॉर्टेंस वो नेचर को देता था. दूसरा पॉइंट है शैली. शैली वॉज सिमिलरली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ऑफ नेचर, कि वो बहुत मोहब्बत करता था नेचर से. येट ही डिड नॉट थिंक अबाउट नेचर एज एन इंस्ट्रक्टर, हेल्पर एंड अ वेल स्प्रिंग ऑफ प्लेजर. लेकिन वो नेचर के बारे में वैसे नहीं सोचता था जैसे बेटा वर्ड्सवर्थ सोचता था, उसकी सोच अलग थी. ही बिलीव दैट नेचर वॉज अ लिविंग थिंग. उसको लगता था कि नेचर एक जिंदा चीज है, एंड देयर वॉज अ यूनियन बिटवीन नेचर एंड मैन. और नेचर और इंसान में कोई ना कोई ताल्लुक है आपस में. शैली लाइकवाइज पुट स्टॉक इन द रिट्रीविंग फोर्स ऑफ नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ. लेकिन साथ साथ पुट स्टॉक का मतलब होता है बेटा जोर देना, उसमें बहुत ज्यादा लिखना, कि उसको नेचर का जो रिट्रीविंग फोर्स है, कि जो लिटरेचर है, सॉरी नेचर जो है वो आपको रिट्रीव करता है, आपको बेहतर बनाता है. वर्ड्सवर्थ की तरह उसके भी ये ख्याल थे. वर्ड्सवर्थ गेव नेचर अ फिलोसॉफिकल टच while Shelley focused on the intellectual aspect. वर्ड्सवर्थ ने थोड़ा सा फलसफियाना टच दिया था नेचर को, लेकिन शैली जो है उसने थोड़े से मतलब कि जो फिक्री सेंस है, फिक्री इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, उन लिहाज से बात की थी नेचर के ऊपर. कीट्स वॉज ऑल्सो एन एमिनेंट लवर ऑफ नेचर. ये एक और पॉइंट है बेटा, ये भी लवर ऑफ नेचर था. ही डिड नॉट लव नेचर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन. वो सिर्फ नेचर से इसलिए मोहब्बत नहीं करता था कि वो गाइडेंस देती है या रूहानी सुकून देती है. इंस्टेड ही अडोर्ड नेचर, बल्कि वो नेचर की तारीफ करता था फॉर इट्स सेंशुअसनेस एंड ब्यूटी. कि नेचर में जो एक हसासियत और एक खूबसूरती पाई जाती है वो उसके ऊपर बात करता था. कीट्स इंजॉयड नेचर इन इट्स फुल एसेंस, और उसने भी नेचर को बहुत इंजॉय किया.
और देन फिर कॉलरिज है। कॉलरिज वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर रोमांटिक पोइट्स ऑफ हिज एज, वो बाकी पोइट से बिल्कुल डिफरेंट था। ही कंसिडर्ड नेचर एट इट वाज एंड हेल्ड अ वेरी रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, और उसने नेचर को जैसे नेचर होनी चाहिए वैसे देखा, और उसका नजरिया इसके बारे में बहुत रियलिस्टिक था। ही बिलीव दैट नेचर वॉज नॉट द सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, वो समझता था कि नेचर जो है वो सोर्स ऑफ जॉय या प्लेजर नहीं है, खुशी की वजह नहीं है। इंस्टेड इट ऑल डिपेंडेड ऑन वंस मूड एंड डिस्पोजिशन, बल्कि वो कहता था ये आपके मूड पे डिपेंड करता है, आपके रवैये पे डिपेंड करता है कि नेचर आपको कैसे ट्रीट करे। आपका मूड अच्छा है तो नेचर आपको अच्छी लगेगी, कुदरत मतलब खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर वगैरह। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। He was of the opinion that joy doesn't come from any external nature, instead it emanated from the heart। उसका ख्याल ये था कि खुशी आपको नेचर से नहीं मिलती, बल्कि वो दिल से निकलती है। ठीक है। चौथा इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो स्केपिज्म है। स्केप बेटा आप लोग समझते होंगे कहीं से भाग जाना, जैसे प्रिजनर जेल से स्केप कर जाता है, भाग जाता है। तो स्केपिज्म एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी है रोमांटिक पोइट्री की। इट इज अ टर्म इम्प्लाइंग अ राइटर्स फेलियर टू फेस द सफरिंग ऑफ देयर लाइफ। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें बताया जाता है कि राइटर जो है जब वो अपने आप को एक तरह से नाकाम महसूस करता है कि वो रियल लाइफ की जो सफरिंग्स हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, दे इंस्टेड टेक शेल्टर एल्सवेयर, तो वो कहीं और पनाह लेने की कोशिश करते हैं। एंड डिसाइड अगेंस्ट फाइटिंग द ऑड्स, और वो फैसला करते हैं कि हम लोग ऑड्स से यानी परेशानियों से लड़ने की बजाय हम लोग स्केप करेंगे। स्केपिज्म इज परहैप्स द मेन थीम ऑफ रोमांटिक पोइट्री, इसलिए आप कह सकते हो कि इस पे स्केपिज्म एक मेन थीम है रोमांटिक पोइट्री का। एज मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स वर इन ग्रिप ऑफ मिजरीज, कि ज्यादातर रोमांटिक पोइट्स बेटा बुरे हालात में ही रहे। दे ट्राई टू टेक रेफ्यूज इन देयर पोइट्री पावर, इसलिए वो हमेशा सुकून ढूंढते थे अपनी पोइट्री में। यानी उनकी जो पोइट्री है वो उनके लिए एक ऐसा जरिया था कि वो स्केप करके कहीं और निकल जाते थे, थोड़ी देर के लिए वो अपनी परेशानियों से निकल जाते थे। इट वॉज देयर मोस्ट लव्ड पास टाइम, ये उनका बड़ा सबसे अच्छा बड़ा मोहब्बत वाला एक हॉबी था, टू स्केप फ्रॉम रियलिटी, के वो रियलिटी से स्केप कर सके एंड टेक रिफ्यूज इन द रियम ऑफ देयर इमेजिनेशन, और अपनी इमेजिनेशन का जो पूरा एक रियम था, एक हुकूमत थी उनकी, उसमें वो सुकून करते थे। मिसाल के तौर पर कीट्स डिजायर्स टू फ्लाई विद द नाइटिंगेल टू फॉरगेट द मिजरीज ऑफ वर्ल्ड, ये बेटा कीट्स की एक पोइम है ओड टू नाइटिंगेल, उसमें वो कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं नाइटिंगेल के साथ यानी बुलबुल के साथ उड़ जाऊं और जिंदगी की जो मुश्किलात है उनको बर्दाश्त ना करूं। सेवंथ पॉइंट जो है बेटा वो हेलेनिज्म के ऊपर है। हेलेनिज्म इम्प्लाइज, हेलेनिज्म का मतलब क्या है? लव, कमिटमेंट एंड अनमिस्टेकेबल फैसिनेशन विद द एंशिएंट सोसाइटी, वैल्यूज एंड इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रीस। ग्रीस मीन्स बेटा जो पुराने दौर के जो लोग थे, यूनानी लोग, मतलब यूनानी जो चीजें हैं उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाना, या जो पुरानी सोसाइटी थी यूनान की उसकी वैल्यूज वगैरह में मुब्तला हो जाना, उनसे मोहब्बत करना, दैट इज कॉल्ड हेलेनिज्म। तो ये जो जितने भी रोमांटिक पोइट थे, खासतौर पे कीट्स जो है, ये पुरानी जो ग्रीस सोसाइटी थी उससे बड़े इंस्पायर्ड थे, वहाँ की चीजें उनको बहुत पसंद थी। रोमांटिक पोइट्स डिस्प्लेड अ लव फॉर हेलेनिज्म अ ग्रेट डील इन देयर पोइट्री, उन्होंने पोइट्री में बहुत कुछ शो किया। दे लव टू एक्सप्लोर द एंशिएंट कल्चर ऑफ ग्रीस, उनको ये बड़ा पसंद था कि वो यूनान का पुराना कल्चर मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करें अपने लिटरेचर में। कीट्स की पोइट्री जो है उसकी परफेक्ट एग्जांपल है, एज इट इज लोडेड विद एलुजन्स टू द आर्ट। एलुजन हम लोग कहते हैं बेटा इशारे, कि उसने जो ग्रीस लिटरेचर है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है यूनानियों का, उसकी तरफ इशारे दिए हैं अपनी पोइट्री में। तो अगर आप उसकी पोइट्री को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो आपको जाहिर है यूनानी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो यूनानी कल्चर के बारे में लिखना, उसको जाहिर करना अपनी पोइट्री में, दैट इज कॉल्ड हेलेनिज्म। ठीक है। और नाइन्थ पॉइंट जो इसका है, दैट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्टिविटी। लास्ट पॉइंट जो है, रोमांटिक पोइट्री इज द पोइट्री ऑफ मिजरीज, डिस्पेयर्स एंड पर्सनल स्टोरीज ऑफ द पोइट। रोमांटिक पोइट्री एक ऐसी शायरी थी जो मुश्किलात की शायरी थी, मायूसी की शायरी थी, और उसमें पर्सनल स्टोरीज थी पोइट की। यानी सब्जेक्टिविटी बेटा आप कहते हैं कि जब आप खुद अपने बारे में लिखते हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने एहसासात के बारे में, अपने जज्बात के बारे में, वो चीज़ जो पिछली एज में बड़ी लैग कर रही थी, क्योंकि पिछली एज में वो आपने लॉजिकल चीज़ें लिखनी थी और इस तरह की चीज़ें जिसको हम एज ऑफ रीजन या न्यो क्लासिसिज्म कहते हैं, उसमें इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन रोमैंटिक पोइट्री में वो सब्जेक्टिविटी वापस आ गई। इट इज़ द पोइट्री ऑफ, इसमें ऐसी पोइट्री थी जिसमें सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे, पोइट्स की इमेजिनेशन थी। रोमैंटिक पोइट्री इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, और वो बता भी रहे हैं कि जो न्यू क्लासिकल पोइट्री ऑब्जेक्टिव थी, ऑब्जेक्टिव मीन्स कि अपने बारे में ना लिखो, बाकी चीज़ों के बारे में लिखो। हुज ऑथर्स अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग इमोशंस देयर वर्क, और जाहिर है जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने इमोशंस अपने वर्क में बिल्कुल नहीं डाले। दे वांटेड टू प्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ सोसाइटी, वो चाह रहे थे कि पिक्चर की ट्रू, जो सोसाइटी की ट्रू पिक्चर बताएं,
while the romantic poets avoided description of their contemporary age, लेकिन रोमांटिक पोइट है उन्होंने अपने दौर की चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया. कीट्स इज द लीडिंग पोइट इन दिस रिगार्ड, और कीट्स जो है वो मेन बंदा है इस सब्जेक्टिविटी के लिहाज से. एंड हिज वर्क इज लाइक ए बायोग्राफी, जितना भी काम है उसकी, जितनी पोइट्री है उसकी, बेटा वो बायोग्राफी की तरह है. जैसा लगता है जैसे वो अपनी लाइफ हिस्ट्री आपको बता रहा हो. He wrote poetry just for the sake of writing poetry, not wanting to convey any moral message to his reader. उसने पोइट्री इसलिए लिखी कि उसने पोइट्री लिखनी थी, वो नहीं चाह रहा था कि वो कोई मॉरल लेसन अपने रीडर्स को कन्वे करे. इंस्टेड ही वांटेड टू क्रिएट एंड प्रूव हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट पोइट ऑफ हिज एज. वो चाहता था कि वो अपने आप को बेस्ट पोइट साबित करे. थ्रू आउट हिज वर्क यू कैन फाइंड न्यूमरस क्लूज टू हिज पर्सनल लाइफ, इसलिए आपको उसके काम में बहुत सारे क्लूज भी मिलते हैं. तो ये कुछ क्वालिटीज हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक हैं रोमांटिक पोइट्री की, रोमांटिक लिटरेचर की, जो पिछले दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी. हम इसको बैकवर्ड देखते हैं कि एक तो सब्जेक्टिविटी आ गई कि पिछले दौर के मतलब के खिलाफ जाकर पोइट्स जो है अपने बारे में लिखना शुरू हो गए. इसके अलावा उन्होंने अपनी पोइट्री में जो पुराना यूनानी कल्चर है वो डिपिक्ट करना शुरू किया, इसको हेलेनिज्म कहते हैं. इसके अलावा उनकी पोइट्री में स्केपिज्म थी कि वो चाहते थे कि वो अपनी पोइट्री के जरिए जो दुनिया की मुश्किलात वगैरह हैं उनसे कहीं भाग जाएं, थोड़ी देर के लिए रिलीफ ले सकें, इसलिए वो अपनी पोइट्री के जरिए से स्केप करते थे. इसके अलावा उनकी जो पोइट्री है उसमें लव ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा था, जिस तरह यहाँ मुख्तलिफ पोइट्स के मुताबिक बताया गया कि उनके लिए नेचर कितनी मैटर करती थी. इसके अलावा इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा थी उनकी पोइट्री में, जो पिछली दौर की पोइट्री में बिल्कुल नहीं थी. पिछले दौर के पोइट्स इमेजिनेशन का ही नहीं थे, ठीक है, वो रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में लिखते थे. और फर्स्ट जो था कि हमने डिस्कस किया था कि ये एक रिएक्शन था न्यू क्लासिकल पोइट्री के खिलाफ. तो करेक्टरिस्टिक के ऊपर सवाल आ जाता होता है, तो इस हिसाब से आप इसको देखिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा. कोई सवाल हो इसका तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.